हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी को स्वागत है। ठीक है, होली पर्व का समय चल रहा है। आप लोग सब अपने घर पर होंगे और होली के जो रंग में हैं, आप पूर्ण रूप से होली के रंग में रंग चुके होंगे और एंजॉय करते होंगे। लेकिन मैं थोड़ा समय लेकर फिर भी आज एक ज़्यादा नहीं छोटी सी क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाऊंगा आज मैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड छोटा ही है, उसको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद मैं 2 दिन की छुट्टी कर दूंगा होली के अवकाश पर, यानी कि आज तो देने के बाद में कल और परसों 2 दिन दे देंगे, यानी कि 10 तारीख को 10 मार्च को शाम को 7:30 बजे हम फिर मिलेंगे। ठीक है, बाकी एंजॉय करते रहिए अपना। ठीक है, लेकिन आज थोड़ी सी क्लास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है, जो कि नीट और जेई एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बॉन्ड है ये हमारे। क्योंकि जब तक हम इन बॉन्डों को नहीं समझ पाएंगे, किसी की आयनिक स्ट्रक्चर यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कैसे क्या होता है, जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रक्चर भी इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी जानकारी होगी आज मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। हमारे साथ बने रहना। ठीक है, देखो पहले समझ लीजिए केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। केमिकल बॉन्ड क्लियर, केमिकल बॉन्डिंग क्या होते हैं, यानी कि केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं ये हमें पढ़ना होगा। केमिकल यानी कि वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध को हम आयनिक बंध भी कहते हैं। क्लियर, वैद्युत संयोजी बंध को हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध भी कहते हैं, जिसमें हमें इंग्लिश में क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और या आयनिक बॉन्ड। क्लियर, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। दूसरा है हमारा सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर, क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरा है हमारा उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं ये आपको चारों बॉन्ड अभी ओरल बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल ट्रिक से। क्लियर, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो बॉन्ड बनते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करने के फलस्वरूप, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म आदान प्रदान के फलस्वरूप, अगर इलेक्ट्रॉन युग्म कोई भी परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ठीक है, उसे दाता कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। तो उसे हम कौन से उस दौरान जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, चौथा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, आप फोन से ध्यान रखो, FON। ठीक है, फोन, FON यानी कि फोन, यानी कि फोन, F यानी कि फ्लोरीन, 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 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीन ही परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन जुड़ा हो तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अन्यथा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। ये चीज ध्यान रखें। तो ये मैंने आपको चारों बॉन्ड बताए बेसिकली। अब हम एक एक करके बॉन्ड प्रत्येक पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जैसे कि मैंने बताया, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, लिखेंगे, लिख लेना थोड़ा सा, वही लिखते हैं। देखो क्या लिखना है हमें, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हेडिंग बनाना है, इसमें लिखेंगे दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, स्थानांतरण के फलस्वरूप, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं, जो बॉन्ड बनते हैं, जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर, कहते हैं, यानी कि
इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉनों के दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताएं मैं अभी बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल तौर पे मैं बताऊं आपको, जैसे कि ए है और बी है। ठीक है, ए है और बी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसने इस बी को दे दिया, इसने क्या दे दिया, इस बी को दे दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। तो यानी कि ए के पास क्या आया, ए के पास धनावेश आ गया और बी के पास क्या आया, ऋण आवेश आया। ठीक है, बी के पास क्या आया, ऋण आवेश आया। इसीलिए इन्हें आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि जब कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, जब कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको ये बताया, जब यानी कि ये दोनों जुड़ेंगे, ए और बी जुड़ेंगे, तो ए सिंगल बॉन्ड बी, यानी कि इनके जो बीच बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बन रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कार्य कर रहा है। क्लियर, क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में हमारा परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो इसमें 2 8 1 यानी कि अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें दिखाना होते हैं। ठीक है, इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सोडियम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। इनके अंतिम कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हमें परमाणु के ऊपर दिखाना होता है। क्लियर, और इसे हम बोलते हैं, जो अंतिम कोष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर सेल। क्या बोलते हैं, आउटर सेल बोला जाता है। जो अंतिम कोष होता है उसी को आउटर सेल, और इसी को संयोजी सेल कहते हैं। इसी को संयोजी सेल भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, वैलेंसी सेल जो कहा गया है वो इसी को कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है, वैलेंसी सेल, इसी को वैलेंसी सेल कहा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आउटर सेल और वैलेंसी सेल दोनों एक ही हैं, क्योंकि वैलेंसी सेल क्यों कहा गया इसे, क्योंकि अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने कल आपको बताई थी। वैलेंसी ज्ञात करने के लिए अंतिम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है 1 2 3, तब उनकी संयोजकता 1 2 3 होगी। यदि 3 से अधिक है तो उसे 8 - n से कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए आउटर मोस्ट सेल को यानी कि बाहरी सेल को क्या कहा गया है, बाहरी सेल को क्या कहा गया है, वैलेंसी सेल। क्लियर, बाहरी सेल को क्या कहा है, वैलेंसी सेल। ठीक है, क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आप इस पे दिखा दीजिए, 4 5 6 7। ठीक है, अब आप बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी अधिक होगी, जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी वह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित खींचेगा, अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, इनके बीच जो बॉन्ड मैंने बताया था, जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बनेगा देख लीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इस समय 2 8 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा तब इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा भाई, Na+ और Cl-। इस समय अब इनके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रह गया, 2,8 और ये रह गया 2,8,8। क्लियर, 2,8,8। ठीक है, और इनके बीच बॉन्ड कौन सा कार्य कर रहा है, इनके बीच बॉन्ड कैसे बनेगा हमारा बॉन्ड, देखिए Na सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये जो बॉन्ड बना हमारा कौन सा बना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना। और जो बल कार्य कर रहा है वो बल कौन सा कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बल कार्य कर रहा है, वैद्युत बल कौन सा कार्य कर रहा है, वैद्युत बल कार्य कर रहा है। स्थिर वैद्युत बल कौन सा होता है, स्थिर वैद्युत बल कार्य कर रहा है। क्रिया
स्थिर स्थिर वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें कार्य कर रहा है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बीच। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कौन सा बल कार्य कर रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कौन सा बल कार्य कर रहा है? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में कार्य करता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के। क्लियर। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन को दिया, जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो इसलिए इस पर एक प्लस आया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इस पर लिया तो इस पर यानी कि माइनस आ गया। क्लियर। अब मैं माइनस और प्लस की कंडीशन बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूं। एक चीज ध्यान रखें, किसी भी परमाणु पर या आयन पर जिस पर जितने धन आवेश होते हैं उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। क्लियर, यहां से ये चीज क्लियर हो रही है। जिस पर धन आवेश होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की उतनी ही कमी हो जाएगी। कौन से? बाहरी सेल में। ठीक है, बाहरी सेल में अगर नहीं होंगे तो उसके बराबर वाले भी सेल ले लिया जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? बाहर वाले ही कोष से निकलेंगे। क्लोरीन है, क्लोरीन पे जितने माइनस होते हैं यानी कि जितने जिस परमाणु पर माइनस होते हैं उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता हो जाती है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल क्लियर हो गया। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड दूसरा एग्जाम्पल है MgO। ठीक है, हमें MgO को आपको डिफाइन करना है। कैसे करेंगे? देखें भाई, Mg का परमाणु क्रमांक 12, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। जब हम इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,8,2। ठीक है, 2,8,2। ऑक्सीजन 2,6। क्लियर, 2,6 हो गया। अब यहाँ पे देखें कौन इलेक्ट्रॉन देगा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले लेगा। क्लियर, यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं आपको। Mg और ऑक्सीजन जब हमने बनाया, Mg पे कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। और क्लोरीन पर, ऑक्सीजन पर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। ठीक है, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 2,8,2 हो गया, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,6 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा, तब जो इनका बनेगा वो क्या बनेगा भाई? Mg डबल प्लस और O डबल माइनस। क्लियर, O डबल माइनस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका हुआ वो कितना हो गया भाई? 2,8 और इनका हो गया 2,8। ठीक है, 2,8। अब इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा भाई, दो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहे हैं। यदि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तब हम क्या काम करते हैं? इनके बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे। डबल बॉन्ड लगाएंगे। Mg डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड है हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इन बॉन्डों के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा बल कार्य कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य कर रहा है। यहाँ पे क्यों हुआ भाई? एक क्वालिटी इनकी और है, हमेशा ये धातु और अधातु के बीच बनते हैं। मैं नोट करके यहाँ पे लिखवा देता हूं। नोट करके आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमेशा धातु व अधातुओं के बीच बनते हैं। अधातुओं के बीच बनते हैं। ठीक है, धातु व अधातुओं के बीच बनते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, धातु और अधातुओं के बीच ही बनेंगे। हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड धातु और अधातुओं के बीच बनेंगे, समान परमाणु के बीच नहीं बनेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या है? जब कभी भी आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं तब वह अपने आयनों में टूट जाते हैं। आयनों में टूटना ही इनका क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जब ये अपने आयनों में टूटते हैं इसीलिए क्या बनते हैं भाई? ये आयनिक बॉन्ड, इसीलिए इनको आयनिक बॉन्ड कहा गया है। क्लियर, जब कभी भी आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ो
डालोगे तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता क्या होती है, ये चीज लिख ली भाई। वैद्युत संयोजकता किसे कहते हैं, हेडिंग बनाएंगे वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता, ठीक है। वैद्युत संयोजकता क्या होती है समझ लीजिए। वैद्युत संयोजकता यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैद्युत संयोजकता को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, वैद्युत संयोजकता समझिए। वैद्युत संयोजकता यानी कि वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी कि वैद्युत संयोजक बंद बनने में जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, वैद्युत संयोजकता कहलाती है। लिख लीजिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने में जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। क्लियर, कहलाती है। क्लियर हुआ। यानी कि क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रोवैलेंट बनने में जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है वह क्या कहलाती है, हमारे उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, Na और Cl जब हम इनको तोड़ते हैं तब Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे बैलेंसी सोडियम की कितनी है, यहाँ पे सोडियम की बैलेंसी कितनी है, यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूं मैं आपको, एक पॉइंट नोट करके। यहाँ पे सोडियम की बैलेंसी कितनी है 1, और यहाँ पे क्लोरीन की बैलेंसी कितनी है 1। यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूं, जितने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड टूटने पर जितने धनावेश जिस पर जितने आवेश उपस्थित होते हैं, ठीक है, आवेश उपस्थित होते हैं, उन आवेशों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, सहज संयोजकता कहलाती है। वैद्युत संयोजकता, सॉरी, क्या कहलाती है, वैद्युत संयोजकता कहलाती है। क्लियर, वैद्युत संयोजकता कहलाती है। ये चीज आप ध्यान रखें। यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड टूटने पर जितने आवेश होंगे वह उसकी क्या कहलाएगी, वैद्युत संयोजकता कहलाएगी। जैसे कि भाई MgO ले लीजिए, MgO है, जब हम इसे तोड़ेंगे तब Mg डबल प्लस O डबल माइनस, यहाँ पे इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, Mg की भाई 2 हो गई, और ऑक्सीजन की भी 2 बैलेंसी हो गई। क्लियर, यानी कि जिस पर जितने आवेश होते हैं वह उनकी क्या कहलाती है, बैलेंसी कहलाती है। नॉट ऑक्सीडेशन नंबर ही बैलेंसी कहते हैं। कभी आप सोचो जितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही उसकी बैलेंसी होती है। मैंने आपको बताया ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो धनावेशित या ऋण आवेशित होती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी यानी कि जितने आवेश होंगे यहाँ पे क्या कहलाएगी, इसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। यहाँ पे लिख लेना इलेक्ट्रोवैलेंसी, केवल बैलेंसी नहीं, कौन सी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी 2 हो गई, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी
2 हो गई। क्यों? क्योंकि इस पर 2 धनावेश हैं, इस पे 2 ऋणावेश हैं। इस वजह से जितने इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने में, कभी आप सोचो कल सर आपने ये कहा था बैलेंसी में कि जिस पे धनावेश होते हैं, इस पे ऋणावेश होते हैं, उससे उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। हाँ, उसको ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, लेकिन बैलेंसी तो उसको मैंने आपको निकालना बताया था, अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसकी बैलेंसी कहलाएगी। कब? 1 2 3 तक, इसके आगे 8 - n कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की, इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी पे जितने, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है वह उसके क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बॉन्ड तोड़ना बताया, यानी कि सबसे बड़ी बात क्या है, इन्हें, ये जो बॉन्ड जब भी टूटते हैं तो अपने आयनों में टूटते हैं, इसी कारण इन्हें क्या कहा गया है? आयनिक बॉन्ड कहा गया है। क्लियर? इसीलिए इनको क्या कहा गया है? आयनिक बॉन्ड कहा गया है। ये हमारी जो क्या थी, वैद्युत संयोजकता। ठीक है, क्या थी? वैद्युत संयोजकता थी। अब मैं आपको कराने वाला हूं वैद्युत संयोजी यौगिक, वैद्युत संयोजी यौगिक, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, वैद्युत संयोजी यौगिक, हेडिंग बनाएंगे वैद्युत संयोजी यौगिक। वैद्युत संयोजक यौगिक। ठीक है, वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? यानी कि वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। लिख लीजिए, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्या लिखना है? वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है, क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। क्लियर? इन यौगिकों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बंध फोर्स, इन यौगिकों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होता है। ठीक है, इन यौगिकों की क्वालिटी क्या है? इनकी क्वालिटी क्या है? ये जल में आयनिक हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रिसिटी बहती है, यानी कि विद्युत के चालक होते हैं। हम लिख सकते हैं जिसके कारण ये विद्युत के चालक होते हैं। कब होते हैं चालक? जलीय विलयन में। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, जलीय विलयन में। ठीक है, जलीय विलयन में ही चालक होंगे। आप सोचें कि सोडियम क्लोराइड में हम विद्युत प्रवाहित कर दें, तब ये विद्युत का कुचालक है। सही है, चालक कराने वाला हूं
अब मैं जो आपको कराने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि जितने छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है, नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको पता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा तो हमारे अच्छे खासे नंबर, यानी कि एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको एक क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर दिया तो आप बहुत ही ऊपर रैंक पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका नीट में गलत होता है तो एकदम बहुत रैंक के आप नीचे पहुंच जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन अच्छा करते हैं तो ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने के कारण जितने भी क्वेश्चन अब तक जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, वो केवल ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते क्या है और बनते कैसे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। ये कहाँ से बनते हैं? इनके जो सामान्य लक्षण वहां से बनेंगे। देखो हेडिंग पड़ी हुई है वैद्युत संयोजक यौगिक के सामान्य लक्षण, ठीक है। जो हमारे वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं वो मैंने आपको बताया था। वैद्युत संयोजक यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें वैद्युत संयोजक बंद कार्य करता है। वैद्युत संयोजक बंद कार्य करता है, और जब वैद्युत संयोजक बंद कार्य करेगा तो उनमें जो बल कार्य करता है वो कौन सा करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कार्य करेगा, यानी कि स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है आयनिक यौगिक के क्रिस्टल, आयनिक यौगिक के क्रिस्टल, आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों से बने होते हैं। जब मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए थे तो जाहिर सी बात है वो वहां पे धन आवेशित और ऋण आवेशित क्यों हुए थे? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो ऋण आवेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, त्याग रहा है, वो क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रॉन जिसका ट्रांसफर दे रहा है उस पर धनावेशित आ जाता है, और जो ले रहा है उस पर ऋण आवेशित आ जाता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल धनावेशित और ऋण आवेशित आयनों से बने होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक के गलनांक बहुत उच्च होते हैं। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है। गलनांक बहुत उच्च होते हैं। क्यों होते हैं ये पॉइंट आप समझ लीजिए। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बंधे होते हैं। कौन से फोर्स कार्य करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। इनके आयनों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। क्या है? आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक यौगिक जल तथा अन्य ध्रुवीय विलायकों में, जल तथा अन्य ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? विलय होते हैं। क्लियर? क्या होते हैं? विलय होते हैं। फिर से देखें, आयनिक कंपाउंड जल तथा अन्य ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? विलय होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक कंपाउंड जल में घोलने पर, आयनिक कंपाउंड जल में घोलने पर मुक्त आयनों में वियोजित हो जाते हैं। मुक्त आयनों का मतलब बताया, अपने आयनों में टूट जाएंगे। अब अगर कोई भी कंपाउंड अपने आयनों में टूट जाता है, समझ लीजिए जब अपने आयनों में टूट गया तब उसमें विद्युत धारा संचालक है, तब वो क्या है? विद्युत धारा का चालक है। अगर कोई भी अब कंपाउंड आयनों में नहीं टूटेगा तो समझ जाइए उसमें कोई भी विद्युत धारा नहीं बहेगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो गई और इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। जब इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब वह अपने आयनों में टूट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखवाया मैंने, आयनिक कंपाउंड जल में घोलने पर मुक्त आयनों के बीच यानी कि मुक्त आयनों में वियोजित हो जाते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आयनिक यौगिक के अणु नहीं बनते। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिए। आयनिक यौगिकों के अणु नहीं बनते, ठीक है। आयनिक यौगिकों के अणु नहीं बनते। आपसे कोई ये कहे कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, आप इलेक्ट्रोवैलेंट, सोडियम क्लोराइड एक अणु है? नहीं, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, अणु नहीं है हमारे पास, ठीक है। अणु किसके बनेंगे? ये जब हम इसको नेक्स्ट बॉन्ड जो है हमारा सहसंयोजक बंध, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें बढ़ाएंगे तो उसमें अणु बनते हैं, ठीक है। इनके में केवल कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, अणु नहीं बनते, ठीक। अणु क्यों नहीं बनेंगे? अणु भाई समान यौगिकों के बीच बनते, समान परमाणु के बीच बनते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन अणु बनाएंगे, क्लोरीन क्लोरीन अणु बनाएंगे आपस में मिलकर, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन अणु बनाएंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन अणु बनाएंगे। अब यहाँ पे आपसे कहा जाए कि सोडियम सोडियम अणु थोड़ी बना लेगा भाई, सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है सोडियम क्लोराइड। मैंने बताया कि ये बॉन्ड जो हमेशा
कार्य करेगा धातु और अधातु के बीच। सबसे सरल पॉइंट पहचानने का ट्रिक आपके पास बस यही है, धातु देखिए और अधातु देखिए, और जब भी आप इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे तब ये अपने आयनों में टूट जाएगा। क्लियर? क्यों टूट जाएगा? अपने आयनों में टूट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके एग्जाम्पल दे, हाँ, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड उनके सरल सूत्र द्वारा ही प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड अपने सरल सूत्र, उनके नहीं, आयनिक कंपाउंड अपने सरल सूत्र, अपने सरल सूत्र द्वारा ही प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड द्वारा ही प्रदर्शित होगा, ऐसा नहीं है कुछ और उसको लिख दिया जाए। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मैग्नीशियम क्लोराइड द्वारा ही प्रदर्शित होगा, इनका ये सरल सूत्र हो गया। इसी कैल्शियम क्लोराइड हो गया बेटा, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा ही इनका सरल सूत्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वैद्युत संयोजी बॉन्ड, वैद्युत संयोजी बंध अदिशात्मक, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यहां से भी एक बार नीट में क्वेश्चन बन चुका है कि वैद्युत संयोजी नॉन डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, और क्यों होते हैं इसका भी रीजन आप समझ जाइए। वैद्युत संयोजी बॉन्ड अदिशात्मक यानी कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं, अतः इनकी कोई अणु संरचना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनकी कोई अणु संरचना ही नहीं है। मैंने आपको बताया ये अणु नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जब यौगिक बनाएंगे तो हमारी क्या होगी? ये नॉन डायरेक्शनल होंगे। ठीक है, डायरेक्शनल कौन से होते हैं? जो अणु बनाते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट थे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नीट एग्जाम, जेई एग्जाम और सीबीएसई क्लास को लेकर। ठीक है, अब मैं आपको कराने वाला हूं एक टॉपिक यहाँ पे बीच में समझाने से बचा था भाई, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एक टॉपिक बच गया था जब मैं आपको करा रहा था ये नए कंपाउंड, जब मैं आपको बॉन्ड तोड़ के बताए थे, बनाना सिखाया था, तो वहां पे एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, वो समझ लीजिए क्या है भाई। यानी कि जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये पॉइंट एक समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था भाई, जैसे कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमने आपको ये बताया था मैग्नीशियम यानी कि Mg12 ऑक्सीजन 8, जब इन दोनों में हमने क्या काम करा था? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया था भाई? 2,8, 2 और यहाँ पे 2,6, 2,6। यहाँ पे जो होता है कौन इलेक्ट्रॉन किसे देगा, कौन इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करता है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको बताना भूल गया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई आउटर सेल सब एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण मैंने आपको बताया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, वो बात अलग की है। लेकिन इसका एक रीजन और भी है कि जो अपना कोष अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अक्रिय गैसों की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। यहाँ पे लिख ले रहा हूं, इनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, होता है। ये पॉइंट बहुत बड़ा था जो हमारा छूट गया था भाई, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वो क्यों होता है? अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए इनका इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफर होता है। जैसे आप यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दे रहे हैं, Mg है, ऑक्सीजन है, ठीक है, Mg है, ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8, 2 और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,6। ठीक है, इन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताइए स्थायी संरचना प्राप्त अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं? यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ, इनर्ट गैसेस, यानी कि अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं? अक्रिय गैसें वे होती हैं जिनका आउटर सेल
जिनका आउटर शेल पूर्ण होता है, आउटर शेल पूर्ण होता है, ठीक है, अक्रिय गैसें कहलाती हैं। और अक्रिय गैसों को 18 वर्ग पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग या शून्य वर्ग में रखा गया है। 18 वर्ग या शून्य वर्ग में रखा गया है अक्रिय गैसों को, यानी कि आउटर सेल बाहरी कोश पूर्ण भरा होता है, वो क्या कहलाती है, अक्रिय गैसें कहलाती हैं। अब आप बताएं, यहाँ पर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा तो मैग्नीशियम भी अक्रिय गैसों में पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन भी अक्रिय गैसों में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में अगर घुमा के दे दिया जाए तो आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि अक्रिय गैस प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखें, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे जब ट्रांसफर हो जाएगा तब क्या आएगा भाई, Mg डबल प्लस और ऑक्सीजन डबल माइनस, ठीक है, Mg डबल प्लस ऑक्सीजन डबल माइनस। यहाँ पर Mg डबल प्लस में 2,8 और यहाँ पे 2,8, ठीक है, दोनों ही अक्रिय गैसों की स्थायी संरचना में पहुंच गए। और इनके बीच जो बॉन्ड कार्य कर रहा था हमारा, वो बॉन्ड कौन सा कार्य कर रहा था बताइए, Mg डबल ऑक्सीजन, ठीक है, Mg डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये जो बॉन्ड है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इनके बीच जो बॉन्ड बल कार्य कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य कर रहा है। क्लियर। अब बात आती है कि जो जितने इलेक्ट्रॉन देता है, ट्रांसफर होता है, उस पर उतने धनावेश आते हैं, और जो जितने इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस प्राप्त करने के लिए ग्रहण करता है, लेता है, वह उस पर क्या आते हैं, उतने ही ऋण आवेश आ जाते हैं। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पे जितने धनावेश होंगे वह उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी। अब आपसे कहा जाए कि +2 इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं, +2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, इसकी -2 ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंसी पूछी जाए तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मैग्नीशियम की 2 हो गई और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गई। क्लियर। तो ये जो पॉइंट था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो छूट गया था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमारे पूर्ण रूप से आज कंप्लीट हो गए। और जो इसकी प्रिपरेशन है, मैं जब आपको सारे बॉन्ड करा दूंगा तब इलेक्ट्रॉनिक संरचना जब भी हम आपको करवाएंगे फाइनल क्लास में, तो मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल कराने वाला हूं। लेकिन इससे संबंधित जो भी जानकारी थी मैंने आज आपको प्रोवाइड करा दी, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में यानी कि 10 तारीख इवनिंग 7:30 बजे मिलते हैं। मैं आपको कराने वाला हूं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा बड़ा है भाई, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारा, क्योंकि अगर हमें बॉन्ड ही समझ में नहीं आएंगे, अगर बॉन्ड हमें नहीं हो पाएंगे तो हम किसी की इलेक्ट्रॉनिक संरचना नहीं बना पाएंगे। ये चीज ध्यान रखें। जैसे कि आज में आपकी क्लास में ये पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिनमें बनते हैं वो हमेशा यौगिक होते हैं, ठीक है, अणु नहीं होते। ये चीज ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोवैलेंट हमेशा यौगिकों में बनते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यौगिकों में बनते हैं, अणुओं के बीच नहीं बनते। और किनके बीच बनते हैं, धातु और अधातुओं के बीच बनते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि इनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, धातु और अधातुओं के बीच। क्लियर। बाकी सभी को हैप्पी होली, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।